हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर में बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का यूनिट थर्ड और पेपर थर्ड, यूनिट थर्ड भी है और पेपर थर्ड भी है, पेपर थर्ड और यूनिट थर्ड। इसके अंदर में आपके पास दो चैप्टर हैं, रासायनिक साम्य अवस्था और आयनिक साम्य अवस्था, दो भाग हैं। तो हम लोग पहले केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, फिर आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला मैं हेडिंग दे रहा हूँ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम सबसे पहला हेडिंग है केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में रासायनिक साम्य। रासायनिक साम्य ध्यान देंगे। तो हम लोग के इस चैप्टर में या इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं एक केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर पर। मैं पहले बात कर रहा हूँ यूनिट नंबर 3 में दो भाग हैं, एक है रासायनिक साम्य और दूसरा है आयनिक साम्य। केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम, इसमें से पहला भाग मैं शुरू कर रहा हूँ और जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, सबसे पहले हम इसी इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। इंट्रोडक्शन देखें, इसका जो इंट्रोडक्शन है उसको कैसे समझाऊंगा। इंट्रोडक्शन में मैं केमिकल इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन देना चाह रहा हूँ। इंट्रोडक्शन में ये केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है उसी को डेफिनेशन देना चाहता हूँ, समझेंगे, बारीकी से समझेंगे, है ना। ध्यान दें, अगर कोई अभिक्रिया है जिसमें A B में बदलने वाला है, कोई अभिक्रिया है जिसमें A किस में बदलने वाला है, B में बदलने वाला है, ठीक है। अब A B में बदलने वाला है, यहाँ तक ठीक है। मान लो हम t=0 समय पर स्टार्ट करते हैं। 0 समय मतलब जस्ट स्टार्ट पर, अभी सिर्फ शुरू हुआ है, सिर्फ शुरू हुआ है, ठीक है। तो इस समय मान लो इसकी जो सांद्रता है या मोल की संख्या है वो A है, A मोल है मान लो टोटल। तो जिस समय A से शुरू किए उस समय उत्पाद हमने कुछ नहीं मिलाया, सपोज 0 रखा। कहने का मतलब उत्पाद बाहर से कुछ नहीं मिलाया, जो यहाँ से आएगा वही उत्पाद यहाँ पर गिना जाएगा, ये हमने बात किया था। t=0 पर यहाँ पर A है और यहाँ 0 है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, टी टाइम पर जिस समय हमने इसको अवलोकन किया, हमने इसको ऑब्जर्व किया, हमने इसको चेक किया, उस समय इसकी कुछ भाग में कमी आ गई और कुछ भाग में कमी आ गई और आगे x भाग बन गया। कुछ भाग में कमी आ गई, आगे x भाग बन गया और इस तरह से ये एक रिएक्शन सेट हो रहा है। धीरे 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 रिएक्शन आगे बढ़ते गया, आगे बढ़ते गया। अब रिएक्शन होता है दो प्रकार का। रिएक्शन हो जाता है कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक रिएक्शन ऐसा होता है जो सीधा एक ही दिशा में आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है और एक समय ये 0 हो गया और ये पूरा का पूरा A हो गया। ये एक प्रकार की अभिक्रिया है, इसको हम लोग बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या बोलते हैं भाई, अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय, हिंदी में अनुत्क्रमणीय और इंग्लिश में इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल बोलते हैं। ये पूरा एक दिशा में चला और खत्म हो गया। लेकिन जो दूसरा प्रकार का अभिक्रिया है, सपोज, अब वो कैसे देखने, पहले अभिक्रिया के टाइप को समझें। A से हमने यहाँ A से B फिर से शुरू किया जाना। 0 टाइम पर ये मैक्सिमम है और ये पूरा शून्य है। फिर क्या हुआ, टाइम टू टाइम ये कुछ कम होना शुरू हुआ, माइनस में, यहाँ देखो इतना माइनस कर दिया और जो माइनस हुआ वही इधर हमको दिखाई देने लगा। तो यहाँ अब धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ से उत्पाद बनना शुरू हुआ और उत्पाद बनने के बाद उत्पाद की सांद्रता धीरे धीरे बढ़ी। फिर एक समय ऐसे आया कि ये इधर से इधर भी चलना प्रारंभ कर दिया, इधर से इधर भी चलना प्रारंभ कर दिया। तो ध्यान दें, अब क्या हुआ भाई कि एक यहाँ से शुरू हुआ था, शुरुआत कैसे हुआ था, शुरुआत में अभी ये अनुत्क्रमण इसके जैसा था,
अनुत्क्रमणीय था, एक दिशा में चलने वाला था। लेकिन धीरे धीरे ये वाला भाग इकट्ठा होते गया, बनते गया और एक समय ऐसे आया कि ये भी इधर से चलना शुरू कर दिया, मतलब ये दोनों दिशा में चलना शुरू कर दिया। अब ये कैसा हो गया? अब ये उत्क्रमणीय हो गया। कैसा हो गया भाई? उत्क्रमणीय हो गया। इसको हम बोलेंगे रिवर्सिबल हो गया। तो रिवर्सिबल रिएक्शन का शुरुआत हो गया। लेकिन अब यहाँ से देखिए, रिवर्सिबल रिएक्शन, ये जो पार्ट है, रिएक्शन दो तरह के होंगे, अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया वो जो एक दिशा में चले और उत्क्रमणीय अभिक्रिया वो जो दोनों दिशा में चले। ठीक है, अब बताना है कि जो रासायनिक साम्य है वो इसमें आएगा कि इसमें आएगा। तो इसमें रासायनिक साम्य की कोई रोल नहीं है, इसमें आगे जाके रासायनिक साम्य अवस्था आएगी। केमिकल इक्विलिब्रियम इसका केस है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम किसका केस है भाई? इस हिस्से का केस है। केमिकल इक्विलिब्रियम किस में आएगा? उत्क्रमणीय अभिक्रिया में आएगा। लेकिन अब क्या अभी मैं इसको रिवर्सिबल बोल दूं तो ये सही नहीं है, अभी बोलना उचित नहीं है, उसके लिए एक समय चाहिए। कब बोल पाओगे आप रिवर्सिबल? मान लो एक समय ऐसे हो गया, इसका कुछ डेफिनेशन है कि ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया को हम तब साम्य अवस्था में बोलेंगे, तब इक्विलिब्रियम बोलेंगे, जब इधर से चलने की दिशा, मतलब ए से बी जाने की दिशा या दर बी से वापस ए आने के दर के बराबर हो जाए। ए से बी बनने का दर बी से वापस ए बनने के दर के बराबर हो जाए। तो दोनों तरह का जब दर बराबर हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं क्या? केमिकल, ये जो रिएक्शन है वो एक साम्य अवस्था में है, एक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, साम्य अवस्था में है या इक्विलिब्रियम में है, ये बोला जाता है। मैं क्या बोल रहा हूँ वापस सुने, मैं ये बोल रहा हूँ कि उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय में तो साम्य अवस्था आता ही नहीं है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड, फॉरवर्ड मतलब ऐसा, बैकवर्ड मतलब पीछे, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर हो जाए, दोनों दिशा की दर समान हो जाए, तो उसको हम साम्य अवस्था बोलते हैं। तो अब मैं डेफिनेशन यहाँ पर लिखता हूँ। कैसा डेफिनेशन बनेगा जरा देखें। इक्विलिब्रियम रिएक्शन कौन सा है? तो मैं बोलूँगा पहला, यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया की स्थिति है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में होता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में होता है, पहला चीज। ठीक है, इट इज ऑब्जर्व्ड इन इक्विलिब्रियम रिएक्शन, इक्विलिब्रियम रिएक्शन, इट इज ऑब्जर्व्ड इन इक्विलिब्रियम रिएक्शन। ठीक है, ये पहला रिएक्शन है, इट इज ऑब्जर्व्ड इन इक्विलिब्रियम रिएक्शन। दूसरा, कब उसको साम्य अवस्था बोलते हैं? इक्विलिब्रियम में ऐसा बोल सकते हो कि वह अवस्था, इसको थोड़ा डिटेल करता हूं, मैं लिखूंगा उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था, उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जब अग्र अभिक्रिया, मतलब यहां दाएं साइड अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया की दर बराबर हो जाए, अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर बराबर हो जाए, साम्य अवस्था कहलाता है, साम्य अवस्था कहलाता है। ये इसका कंप्लीट डेफिनेशन हुआ। ठीक है भाई, इंग्लिश वालों के लिए लिख दूं कि दैट स्टेट ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, that state of a reversible reaction at which
एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल। ये कंडीशन आ जाए तब हम उसको क्या बोलेंगे कि अब वो साम्य अवस्था की अवस्था में आ गया। क्लियर हुआ डेफिनेशन? अब इन दोनों डेफिनेशन को ले लिखें। देखिए हम लोग डेफिनेशन तो दे दिए, उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अग्र और पश्च अभिक्रिया की दर बराबर हो जाए साम्य अवस्था कहलाता है। दैट स्टेट ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन एट विच द रिएक्शन ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल। कहने का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल जो पीछे एग्जाम्पल था उसी को रिपीट करता हूँ। ए टू बी क्या है, एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, ठीक है, या रिवर्सिबल रिएक्शन बोलूँ इक्विलिब्रियम बोलने से पहले। अब ये रेट ऑफ फॉरवर्ड हो गया, ये रेट ऑफ बैकवर्ड होगा, इंडिकेट कर दिया हूँ। ये के ऑफ दी फॉरवर्ड रिएक्शन, ये के ऑफ दी बैकवर्ड रिएक्शन इस तरह से है। तो हम इसके कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम रिएक्शन में अगर हम एट इक्विलिब्रियम चल रहे हैं, एट इक्विलिब्रियम, तो एट इक्विलिब्रियम में याद रखिए रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होना तय है। यही इसका परिभाषा है, ठीक है भाई। इसी को हम लोग इसका डेफिनेशन बोलेंगे, ठीक। अब इसको हम लोग थोड़ा सा अगर लॉ ऑफ मास एक्शन इंक्लूड करूँ, एक कभी आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ मास एक्शन, तो लॉ ऑफ मास एक्शन इंक्लूड करूँ तो ये थोड़ा सा कैसे हो जाता है भाई, आर फॉरवर्ड इक्वल्स टू के फॉरवर्ड, ये के और इसका कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, बिल्कुल इसी तरह इधर के बैकवर्ड और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, बी का कॉन्सेंट्रेशन, इस तरह से। तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन की सबसे इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन हो गया। अच्छा, बाय ग्राफ हम लोग इसको दो तीन तरह से ग्राफ बना सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि रेट कम ज़्यादा, ये के का वैल्यू कम ज़्यादा किधर है। जैसे देखिए एक ग्राफ ऐसे बनता है, यहाँ पर आप किसके किसके बीच, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो एक ग्राफ ऐसे बनता है कि ये बढ़ा, इधर से घटा, और एक समय पर ये ऐसा कांस्टेंट हो गया, ये देखो ये कांस्टेंट हो गया ऐसा। तो यहाँ जहाँ पर अब देखो क्या बोल सकते हैं, दो तीन तरीका है इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने का। मैंने एक डेफिनेशन ये दिया कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड क्या हो जाए बराबर, तो हम उस अवस्था को बोलते हैं इक्विलिब्रियम अवस्था, ठीक है। फिर ये भी बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पर ये हो सकता है कि जब हम ये देख रहे हैं कि जितना बन रहा है, जितना आगे जा रहा है उतना ही पीछे आ जा रहा है, तो क्या होगा, समय के साथ ए के सांद्रता में भी परिवर्तन शून्य है और बी के साथ परिवर्तन भी शून्य है। तो दोनों के परिवर्तन एक समय के साथ क्या होता है, शून्य होता है। इसीलिए समय के साथ शून्य होता है, इसलिए क्या होता है कि यहाँ समय के साथ शून्य है, ठीक है। तो समय के साथ शून्य को हम कैसे दिखा सकते हैं, ऐसे। ये देखिए समय के साथ जो सांद्रता का परिवर्तन है वो ऐसा है कि एक समय तक गिरा, एक समय तक ये बढ़ा, फिर एक कांस्टेंट हो गया। अब ये समय के साथ बढ़ता और घटता कौन है, तो देखो घटेगा कौन, रिएक्टेंट की सांद्रता, बढ़ेगा कौन, उत्पाद की सांद्रता, घटेगा इसकी सांद्रता, बढ़ेगा इसकी सांद्रता, घटेगा इसकी सांद्रता, बढ़ेगा इसकी सांद्रता। तो ये एक समय के बाद कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखो इस लाइन के बाद देखो समय के साथ सांद्रता में परिवर्तन शून्य है, समय के साथ सांद्रता में परिवर्तन शून्य है, ठीक है भाई। फिर यहाँ से देखो ये ऐसा बढ़ा, यहाँ तक पहुँच गया, ये ऐसा बढ़ा, यहाँ तक पहुँच गया, और फिर एक बिंदु के बाद ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। एक बिंदु के बाद ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो ये भी एक क्या है, ये जो डॉटेड लाइन है उसके बाद की स्थिति देखो आप कि ठीक है भाई, ए की सांद्रता घटा लेकिन वो इतना बहुत ज़्यादा घटा, और बी की सांद्रता बढ़ के बहुत ज़्यादा हो गया, उसके बाद साम्य अवस्था आया। तो जिस समय साम्य अवस्था आएगा उस समय ये जो टाइम के साथ कंसंट्रेशन का चेंज एकदम कांस्टेंट हो जाता है। तो ये जो ग्राफ है वो क्या है, वो बताता है कि इक्विलिब्रियम की स्थिति में सांद्रता का परिवर्तन किस तरह से होता है। तो एक सरल शब्दों में लिखूं कि ऐसा भी लिख सकता हूं, एट इक्विलिब्रियम, ये कंडीशन है। एक दूसरा कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल्स टू 0। ए की सांद्रता में परिवर्तन इक्विलिब्रियम पर 0 है। बिल्कुल उसी तरह चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज आल्सो 0, है ना। ए की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन शून्य है, बी की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन शून्य है। तो इस तरह से एक तरह से बोल सकते हो, इस स्थिति को बताने का एक दूसरा तरीका ये है।
अब मैं वापस समराइज कर देता हूँ। साम्य अवस्था में इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट बराबर होता है, एक डेफिनेशन। दूसरा, साम्य अवस्था में इक्विलिब्रियम पर एक ही अभिकारक की सांद्रता समय के साथ बदलता नहीं है, मतलब शून्य चेंज होता है। उसी तरह बी की सांद्रता समय के साथ शून्य चेंज होता है। तो ये दोनों क्राइटेरिया आपको इक्विलिब्रियम को परिभाषा को क्लियर करता है। उसको ग्राफिकली कैसे दिखाना है, तो ग्राफिकली दो तरह से दिखा सकते हैं भाई। एक ऐसा हो सकता है कि दोनों एक दूसरे की सांद्रता को क्रॉस किए बिना ही इक्विलिब्रियम आ जाए, फिर एक बार क्रॉस करने के बाद इक्विलिब्रियम आए, है ना। ये डिपेंड करता है कि इसमें कौन सा रेट कांस्टेंट बड़ा और कौन सा रेट कांस्टेंट छोटा है। तो आप देखोगे तो ये फॉरवर्ड जाते जाते बी की सांद्रता बहुत बढ़ा दिया, तो यहाँ पर क्या होता है, के फॉरवर्ड बड़ा होता है के बैकवर्ड से, तब ऐसा आता है। और यहाँ कब आता है, के बैकवर्ड जब बड़ा होता है के फॉरवर्ड से, तब ऐसे आता है। ठीक है, कहने का मतलब एक ही सांद्रता ज़्यादा होता है, तो ये इधर ज़्यादा आता है ना। सांद्रता देखो, सांद्रता अब दिमाग में आता है कि ठीक है भाई, मैं यहाँ क्लियर और कर देता हूँ एक पॉइंट, उसको समझिएगा कि साम्य अवस्था का मतलब क्या है। साम्य अवस्था मतलब ये वाला इक्वेशन से क्लियर करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, ध्यान देना। के फॉरवर्ड कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल्स टू के बैकवर्ड कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, के फॉरवर्ड कंसंट्रेशन ऑफ ए, के बैकवर्ड कंसंट्रेशन ऑफ बी। कोई गारंटी नहीं है के फॉरवर्ड और के बैकवर्ड बराबर हो, ये बिल्कुल सही नहीं है इक्विलिब्रियम के लिए। भ्रांतियों को दूर कर रहा हूँ, जो कन्फ्यूजन हम लोग बाद में क्रिएट करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी भी बराबर हो, कोई ज़रूरी नहीं है, याद रखें। साम्य अवस्था का मतलब कांस्टेंट का बराबर होना नहीं है, साम्य अवस्था का मतलब सांद्रताओं का बराबर होना नहीं है। साम्य अवस्था का मतलब ये जो कंसंट्रेशन है और ये जो रेट कांस्टेंट है, दोनों का गुणा, कहने का मतलब रेट का बराबर होना है। रेट बराबर होना ही इसका मुख्य बात है। सांद्रता और रेट कांस्टेंट का बराबर होना कोई ज़रूरी नहीं है, ये एकदम दिमाग में बैठा कर रखें। तो इस तरह डेफिनेशन कंप्लीट होता है इक्विलिब्रियम रिएक्शन का। इक्विलिब्रियम, जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं तो आपको इतना सारा चीज़ आपको डिस्क्राइब करना चाहिए। ठीक है, अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम लोग इसी में आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अब इक्विलिब्रियम रिएक्शन की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, उस पर डिस्कस करता हूँ। कोई भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन, हम फॉर एग्जाम्पल ए टू बी ऐसे ले लिए हैं, अब इसमें हम लोग प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन आपको पता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड। ये स्थिति क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्थिति होता है। पहला चीज, इक्विलिब्रियम रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन की कंडीशन है ना। रिवर्सिबल रिएक्शन जो क्लोज्ड सिस्टम में हो रहा, बंद पात्र में हो रहा हो, अगर कैसी है तो यहाँ पर लिख सकता हूँ, इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन इन क्लोज्ड सिस्टम, बंद पात्र में होने वाली, बंद पात्र में होने वाली उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, बंद पात्र में होने वाली उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। पहला चीज ये कैसा है, बंद पात्र में होने वाली उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ये पहला चीज। दूसरा, साम्य अवस्था स्थिति में, साम्य स्थिति में एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी शुड बी जीरो। डेल्टा जी में नेट चेंज जीरो होना चाहिए इक्विलिब्रियम में, तब वो बराबर रेट से चल पाता है ना। डेल्टा मतलब कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होना चाहिए रिएक्शन में। जब रिएक्शन में कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होती उस समय डेल्टा जी जीरो होता है। डेल्टा जी मतलब फ्री एनर्जी चेंज। ठीक है भाई। और भी देखें, यहाँ पर टेम्परेचर, प्रेशर एक फिक्स कंडीशन में होते हैं। क्या लिखा, ताप दाब की अवस्थाएं निश्चित होती है, निश्चित ताप निश्चित दाब पर इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। अगर हम इसको चेंज करें तो यहाँ ये ली शातली का एक नियम होता है, उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है। तो खैर इतना तीन प्रॉपर्टी लिख दो, प्रॉपर्टी भी खत्म हो गया। तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन के बारे में मैंने क्लियर डिस्कशन किया है, ये इंट्रोडक्शन है, पूरा समझ लीजिए इक्विलिब्रियम रिएक्शन होते क्या हैं। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए नोट करें इतना। देखिए अब मैं बात करता हूँ आदर्श गैसों में रासायनिक साम्य या साम्य अवस्था स्थिरांक का मतलब हुआ केमिकल इक्विलिब्रियम इन आइडियल गैसेस एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कहाँ से शुरू करूँगा वो समझिए। मैं शुरू करता हूँ, इसका सबसे ज़्यादा वाइड स्टडी किसने किया, गुलबर्ग और वागे नाम के साइंटिस्ट ने इसको सबसे ज़्यादा स्टडी किया।
तो उन्होंने एक नियम भी दिया जिसको लॉ ऑफ मास एक्शन बोलते हैं। तो यहाँ देखना, पहले हम वहीं से शुरू करते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन से शुरू करते हैं। इसको बोलते हैं सक्रिय मात्रा का नियम, सक्रिय मात्रा का नियम, लॉ ऑफ मास एक्शन, सक्रिय मात्रा का नियम। सक्रिय मात्रा का नियम क्या बोलता है? किसी भी अभिक्रिया का दर उसके अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती होता है। किसी भी अभिक्रिया का दर उसके अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर लिखता हूँ कि अभिक्रिया दर, अभिक्रिया दर, अभिक्रिया दर समानुपाती होता है अभिकारक की सांद्रता के, अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है, अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो यहाँ लिख सकता हूँ क्या? रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, इससे इसका बहुत यूज़ है। जैसे कोई रिएक्शन सपोज ये ऐसा है, ए से प्रोडक्ट बता दिया, तो इसका जो रेट होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किससे? कंसंट्रेशन ऑफ ए से। और थोड़ा अगर सॉल्व करोगे तो आर इक्वल्स टू कांस्टेंट लगा दो तो ये प्रोपोर्शनल का साइन हट जाएगा और कंसंट्रेशन हो जाएगा ए। जहाँ ये जो छोटा के है ना उसको रेट कांस्टेंट बोला जाता है, अभिक्रिया स्थिरांक। मान लो कोई बोलता है ए प्लस बी दो अभिकारक है जो प्रोडक्ट में बदल रहा है, तो यहाँ पर दोनों अभिकारक की सांद्रता को ए एक बार और एक बार बी ऐसे लिख दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या? उसके बाद ये आर इक्वल्स टू यहाँ से के ए और बी इस तरह से दिखाया जाता है। यहाँ से मान लो ऐसा है ट्वाइस ए है ना और प्लस बी ऐसा कुछ है, तो यहाँ पर क्या होगा? आर प्रोपोर्शनल टू ए का पावर ये जो ट्वाइस है उसको यहाँ रख देते हैं और फिर बी लिख देते हैं और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के और ए का पावर 2 और बी, इस तरह से लिख देते हैं। तो कहने का मतलब लिखने का तरीका बता रहा हूँ। अगर एक रिएक्टेंट है तो सीधा सीधा, दो रिएक्टेंट है तो आपस में मल्टीप्लाई होता है। ध्यान रखें, इधर प्लस दिख रहा है लेकिन इधर कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लाई। पावर सामने कोई संख्या हो, स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं जिसको, सामने कोई संख्या हो तो उसको पावर में चढ़ा देते हैं। तो ऐसा सामान्य रूल हो रहा है। हालांकि ये पावर में चढ़ने के बाद ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर कहलाता है ना, और यहाँ है तो अभी मॉलिक्युलरिटी कहलाता है। तो हम एकदम सामान्य अभिक्रिया के, एकदम सिंपल अभिक्रिया की बात करते हैं तो वो ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी सेम होता है। ये काइनेटिक्स वाले चैप्टर में कभी पढ़े होंगे, तो अभी उस पर डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, अब लॉ ऑफ मास एक्शन ये है भाई। चलिए इसको किसी ऐसे रिएक्शन पर लगाते हैं जो इक्विलिब्रियम के बारे में कुछ बताए। ठीक है, कि हम मान लीजिए मानते हैं, माना कि एक साम्य अभिक्रिया, साम्य अभिक्रिया ए, ये गैस है, बी गैस है, हम गैस ही पढ़ रहे हैं इसलिए गैस ले रहा हूं, और ये ऐसा है सी गैस और प्लस डी गैस है, इस तरह से। तो क्या होगा, हम साम्य अभिक्रिया ये है तो साम्यावस्था पर बात कर लेते हैं। साम्यावस्था पर, साम्यावस्था पर, तो साम्यावस्था पर क्या होगा? साम्यावस्था पर ये होगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड होगा, बहुत से सरल शब्दों में। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड कैसे होगा? मान लीजिए इसका रेट कांस्टेंट के एफ, इसका रेट कांस्टेंट के बी है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड कैसे निकलूंगा? तो के एफ कांस्टेंट फॉरवर्ड का और इन दोनों की सांद्रता ए और ए की सांद्रता। अब देखो मान लीजिए यहाँ कुछ पावर लिख देता हूँ तो थोड़ा सा पावर भी आ जाएगा साथ साथ। स्मॉल ए स्मॉल बी इसका सामने का संख्या है, स्मॉल सी स्मॉल डी। ठीक है भाई, तो यहाँ क्या होगा, ये ए का पावर स्मॉल ए हो जाएगा और इनटू बी एक और रिएक्टेंट है, बी का पावर स्मॉल बी हो जाएगा। बिल्कुल इधर की तरफ हम रेट ऑफ बैकवर्ड बोलेंगे तो ऐसे उल्टा चलो,
उल्टा चलोगे तो ये अब अभिकारक नहीं है, सॉरी, जब हम ऐसे चलते हैं तो ये दोनों अभिकारक होता है, इसलिए इसको लिखा। जब हम उल्टा चलते हैं तो ये दोनों अभिकारक हो गया, अब इसको यहाँ लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, पीछे बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ सी और पावर जो स्मॉल सी है उसको यहाँ लिखो, कंसंट्रेशन ऑफ डी, पावर स्मॉल डी है उसको लिखो। तो इस तरह से ये अरेंज होता है। अब मान लीजिए इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व करूं और सॉल्व करके ऐसे लिखता हूं कि के फॉरवर्ड और नीचे के बैकवर्ड को भेज देता हूं। ये के फॉरवर्ड है और नीचे क्या है, के बैकवर्ड है, ठीक है। इधर के फॉरवर्ड और इसको नीचे से नीचे डिवाइड कर दूं, क्या होगा, के बैकवर्ड नीचे डिवाइड। अब एक काम करो, कॉन्सेंट्रेशन को एक साइड ले आओ। तो पहले से इधर पर सी का पावर सी था और डी का पावर डी था, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, इन दोनों को नीचे डिवाइड कर दो। ये ए का पावर स्मॉल ए हो जाएगा और बी का पावर स्मॉल बी हो जाएगा, इस तरह से। तो ये जो रेट कांस्टेंट का जो रेशियो बचा उसी को हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं, और ये कंसंट्रेशन के सेंस में इसलिए केसी बोल देता हूँ। तो ये केसी का मतलब हो गया कंसंट्रेशन के टर्म में रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन के टर्म में रेट कांस्टेंट होगा, ठीक है भाई, कंसंट्रेशन के टर्म में रेट कांस्टेंट। तो ये एक इक्वेशन हो गया जहां पर कंसंट्रेशन के टर्म में रेट कांस्टेंट हो जाता है। अब दूसरा, मान लो बोलता है कोई इसी को गैस है तो गैस के प्रेशर के सेंस में बताओ, तो ये प्रेशर के सेंस में, प्रेशर के सेंस में कुछ नहीं करना है, कंसंट्रेशन की जगह रख दो पार्शियल प्रेशर। तो सी का पार्शियल प्रेशर पावर सी मल्टीप्लाइड बाय डी का पार्शियल प्रेशर पावर डी डिवाइडेड बाय ए का पार्शियल प्रेशर पावर स्मॉल ए और इंटू बी का पार्शियल प्रेशर पावर स्मॉल बी। ये केपी हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब केपी और केसी दो ही टर्म में मुख्यतः देखा जाता है, इसलिए हम केपी और केसी बस को ही यहाँ पर मेंशन करेंगे। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। आप लिख देना, इसको बोलते हैं मोलर सांद्रण के रूप में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इसको लिख देना आंशिक दाब के रूप में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब ये ही याद रखना है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट ऐसा लिखा हूँ, कहीं भी लिखा हूँ, इसका मतलब ये मोल पर लीटर सांद्रता होता है, कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर कंसंट्रेशन। और ये जो स्मॉल p लिखे हैं ये हमेशा क्या होता है, पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर, ठीक है भाई। और ये याद रखना है, प्योर ठोस प्योर लिक्विड दोनों का ये जो p और ये दोनों का वैल्यू हमेशा 1 लिख के छोड़ देना है। किसका, ध्यान रखना, अगर कहीं आ गया प्योर ठोस प्योर लिक्विड, एकदम प्योर ठोस प्योर लिक्विड के लिए अगर दे दिया तो इन दोनों का वैल्यू 1 लिख के हटा देते हैं, 1 बस जोड़ देते हैं। कहने का मतलब इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई काउंट नहीं आता, तो 1 लिख के छोड़ देते हैं। प्योर किसको, सॉलिड और प्योर लिक्विड को। कौन कौन आता है फिर, गैस आता है और जो एक्वस ऐसे आ जाते हैं वो। और ये भी याद रखना है, केपी में यहाँ पर ओनली फॉर गैस, ये सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए काम आता है। ये जितना भी लिखा हूँ ओनली फॉर गैस, क्योंकि गैस का ही प्रेशर लेना है, दूसरे चीज़ का नहीं लेना है। और यहाँ क्या क्या आएगा, यहाँ पर विलियन और गैस दोनों आ सकता है, सॉल्यूशन और गैस, और ये ओनली फॉर गैस, यहाँ सॉल्यूशन और गैस दोनों के लिए यूज होगा, ठीक है। और प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड आ गया, छोड़ दो उसको, 1 करके छटा दो। तो ये हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखने के तरीके, ठीक है भाई। मैं यहाँ पर बात करूँ गैसों का रासायनिक साम्य, ये गैसों का रासायनिक साम्य ले लिया हूँ और उस पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला हूँ। ये 2 प्रकार के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट काफ़ी है। अब एक टॉपिक है जिसमें आदर्श गैस के लिए केपी और केसी में ही संबंध बताना है, तो उसको मैं अगले क्लास में कर दूंगा। यहाँ तक आप इंट्रोडक्शन टॉपिक है, इसको तैयार रखें।